हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स पर। दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर के ऊपर मत जाइए, सबके बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर हो सकता है, पर जो चैप्टर का नाम है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज़ की, किस टाइप की कंपनीज़ होती है, कैसे उनका शेयर कैपिटल होता है, किस टाइप का शेयर कैपिटल होता है, कैसे इसकी एंट्री पास की जाती है और क्या क्या चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको बेसिक से नहीं पता तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पर सारी जनरल एंट्रीज जो है इस चैप्टर की वो इसमें कवर की गई है। दोस्तों, ये एक रिवीजन वीडियो है तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, पर जो पूरे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है ये हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारी बात बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने नोट सेल्फ में, जहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने नोट सेल्फ में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम ए है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको बिजनेस करना है तो आप क्या करोगे? आपको बिजनेस करना है तो आप एक फर्म बनाओगे, पर आप इंडिविजुअल हो तो आप जो फर्म बनाओगे उसको बोलोगे प्रोपराइटरशिप। क्या? प्रोपराइटरशिप। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप अकेले बिजनेस करना चाहते हो तो आप प्रोपराइटरशिप बनाओगे। ठीक है। अगर आप दो फ्रेंड्स मिलके बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या हो? पार्टनर्स में हो, तो आप बनाओगे पार्टनरशिप। इतना आपको पता है? ठीक है। अब कई बार बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज में बीकॉम के 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो 300 स्टूडेंट्स मिलकर बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप तो नहीं बना सकते, क्योंकि पार्टनरशिप की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के ऊपर अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स ऐड करने हैं तो आपको बनाना पड़ेगा कंपनी। 300 फ्रेंड्स हो आप लोग, तो आप क्या हो जाओगे? मेंबर, और आप बनाओगे कंपनी। समझ आया? कंपनी बनाकर आप उसमें बिजनेस करोगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अब हमको बात करनी है इस चैप्टर में कंपनी के बारे में। हमने पार्टनरशिप के बारे में बात कर ली है, ऑलरेडी बात कर ली है, कैसे उनका एडमिशन होता है, कैसे उनका डिसोल्यूशन होता है, रिटायरमेंट होता है, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज होता है। ये सारा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद हमने प्रोपराइटरशिप कवर कर लिया। कहाँ किया सर? हमारे में तो कोई प्रोपराइटरशिप का चैप्टर ही नहीं है। अरे भैया जी, क्लास 11th में जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट बनाते थे, वो प्रोपराइटरशिप का ही था। तो प्रोपराइटरशिप कवर हो गया, पार्टनरशिप कवर हो गया, और अब हम कवर करने वाले हैं कंपनी। तो ये था बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आते हैं कि कंपनी होता क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate entity with a perpetual succession and a common seal। मैंने बहुत सारे वर्ड अंडरलाइन किए हैं। सबसे पहली बात, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचुरल पर्सन को माँ जन्म देती है, पर कंपनी को माँ जन्म नहीं देती। कंपनी को कौन जन्म देता है? पर्सन लोग जन्म देते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जन्म देते हैं।
तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। वो क्रिएट करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते, राइट। फिर क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि कंपनी जो भी बनेगी वो लॉ के अंदर बनेगी। उस लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। फिर हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब है मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग है। मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कभी बंद नहीं होगी, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। सर अगर कंपनी के 3 डायरेक्टर है या फिर 3 मेंबर हैं, वो तीनों एक फ्लाइट से जा रहे थे, अब वो फ्लाइट क्रैश हो गई, तीनों मेंबर मर गए, तीनों डायरेक्टर मर गए, तो अब एक बात बताओ सर, क्या फिर भी कंपनी चलेगी? हाँ, अगर तीनों मेंबर या तीनों डायरेक्टर मर भी गए तो भी कंपनी चलेगी, इसीलिए कंपनी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन होना। सर तो कंपनी कौन चलाएगा? गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपॉइंट करेगी और वो लोग कंपनी को चलाएंगे। कंपनी को चलाएंगे यानी कि कंपनी को बंद करेंगे, सारे लोगों का पैसा उनको वापस देंगे। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब जो सील रहता है ना, वो कंपनी का बन कर आता है, वो गवर्नमेंट बनाकर देती है, ठीक है। तो देखो सिंपल था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। आई होप आपको समझ आ गया हो कि कंपनी में क्या क्या बेसिक चीज रहती है। अब कंपनी जब भी बनती है तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ठीक है। जो लॉ है वो कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानती है, यानी कि कंपनी अपने नाम पर ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी अपने नाम पर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकता है, कंपनी अपने नाम पर पैसों का लेन देन कर सकता है, ठीक है। कंपनी अलग होती है और उसके ओनर अलग होते हैं, और ओनर को हम बोलते हैं शेयर होल्डर, ओनर को हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और इन्हीं को हम बोलते हैं मेंबर। ओनर को बोलते हैं शेयर होल्डर और इन्हीं को हम बोलते हैं मेंबर्स, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कोई भी मर जाए, पागल हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। सभी कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। जो कंपनी के शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मैं किसी और को दे सकता हूँ। कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, पर प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ कंडीशन होता है। प्राइवेट कंपनी के लोग ऐसे ही शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ विशेष कंडीशन डाले गए हैं, ठीक है। कंपनी को मैनेज कौन करता है? मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर, और जो डायरेक्टर है वो क्या होते हैं? शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का मैनेजमेंट कोई और करता है, कंपनी का ओनर कोई और होता है। अब मेरा बेसिक सा सवाल है, कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को चलाता कौन है बताइए? कंपनी को चलाते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी होती किसकी है? चलाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी होती किसकी है? कंपनी होती है शेयर होल्डर की, जिसको हम बोलते हैं ओनर और जिसको हम बोलते हैं मेंबर। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि कंपनी चलाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पर कंपनी होती है ओनर की। तो कंपनी में सबसे बड़ा कौन? ओनर, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। लिमिटेड यानी कि
जितना पैसा आप कंपनी में डालोगे उससे ज़्यादा पैसा आपका कभी डूब नहीं सकता। इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी होना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इस चैप्टर में डाउट आता है, इसलिए मैं इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला हूँ। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप की कंपनी होती है? बेसिकली कंपनी की मैं बात करूँ तो कंपनी 3 टाइप की होती है। पहली होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी और तीसरी होती है 1 पर्सन कंपनी। 3 टाइप की, प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन। सबसे पहले हम आएंगे 1 पर्सन में। 1 पर्सन यानी कि एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। सेक्शन 262 में लिखा हुआ है, सेक्शन 262 में लिखा हुआ है 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। एक ही बंदा मेंबर रहेगा, वो बनाएगा 1 पर्सन कंपनी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो जो बंदा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो बंदा जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि उसका कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, तो ही वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, नहीं तो 1 पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। उसका जो टर्नओवर है, एवरेज एनुअल टर्नओवर, वो 2 करोड़ के नीचे रहना चाहिए। उसका जो एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ के नीचे रहना चाहिए। तो जो 1 पर्सन कंपनी है उसका कैपिटल 50 लाख के कम होना चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ के कम होना चाहिए, तो ही वो 1 पर्सन कंपनी बना पाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर वो 50 लाख के ऊपर चला गया और 2 करोड़ के ऊपर चला गया तो क्या वो कंपनी बना पाएगा कि नहीं? बना पाएगा। वो 1 पर्सन कंपनी नहीं बना पाएगा, पर प्राइवेट कंपनी ज़रूर बनाएगा। प्राइवेट कंपनी ज़रूर बनाएगा, प्राइवेट कंपनी बना सकता है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में से कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कंपनी का जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, कंपनी के लोग अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कंपनी के लोग अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कौन से कंपनी के? प्राइवेट कंपनी के। ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के लोग अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिट द नंबर ऑफ द मेंबर टू 200, यानी कि 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, पर अगर आप एम्प्लॉय को मेंबर बनाओगे तो 200 से ज़्यादा हो सकते हैं। एम्प्लॉय को गिनकर 200 से ज़्यादा हो सकते हैं, पर एम्प्लॉय को बिना गिने 200 के ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई भी इन्विटेशन टू पब्लिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते प्राइवेट कंपनी में। 3 कंडीशन, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को छोड़कर, और आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। अब आती है आखिरी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में बनती है। कौन से सेक्शन में बनती है? 271। पब्लिक कंपनी विच द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। मिनिमम कैपिटल 5 लाख, मिनिमम कैपिटल 5 लाख, वो हो जाता है पब्लिक कंपनी। मिनिमम कैपिटल 5 लाख होना चाहिए पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। A private company which is subsidiary of a company not being a private company can also be deemed as public company। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर। ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है पर उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो पब्लिक है। पेरेंट कंपनी पब्लिक है पर ये कंपनी प्राइवेट है, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे।
यानी कि पब्लिक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी है उसको हम प्राइवेट कंपनी मानते हैं। सब्सिडरी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा शेयर होना। अगर किसी कंपनी के पास 50% से ज़्यादा शेयर है आपके, तो वो आपकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी और आप उसके सब्सिडरी कंपनी हो जाओगे। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। टोटल 3 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आएंगे। आगे क्या बोलता है, कितने टाइप के शेयर होते हैं। अब शेयर क्या होता है भाई साहब, शेयर क्या होता है? शेयर यानी कि कंपनी का कितना प्रॉफिट आप कमाओगे। आपने पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप, उसमें कैसे शेयर बांटते थे, 3:2:1। तो इसका मतलब 30%, 20% ऐसा करके हम लोग बांटते थे शेयर्स। 1:1, 50%, 50% ऐसा करके बांटते थे। तो वैसे ही कंपनी में भी शेयर्स होता है। शेयर्स 2 क्लास के होते हैं, एक होता है प्रीफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। एक होता है प्रीफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। नाम से समझ आ रहा है, प्रीफरेंस शेयर में, नाम से समझ आ रहा है, प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का आपको प्रीफरेंस मिलता है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। प्रीफरेंस यानी कि प्रायोरिटी, प्रीफरेंस यानी कि प्रायोरिटी। तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, किस में प्रायोरिटी मिलेगी? राइट टू डिविडेंड। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है तो आपको पहले मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। कंपनी अगर बंद हो गई तो पहले पैसा वापस प्रीफरेंस शेयर को मिलेगा और उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर को। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद हो गई तो पहले पैसा मिलेगा, पहले पैसा मिलेगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को और उसके बाद मिलेगा, उसके बाद मिलेगा किसको? उसके बाद मिलेगा आपका इक्विटी शेयर को। द शेयर्स विच गेट प्रिफरेंशियल राइट, द शेयर्स विच गेट प्रिफरेंशियल राइट in respect of right to dividend repayment of capital is called preference share. Equity share, the shares which are not preference shares are called equity share and do not get preference in above respect. ठीक है, तो ये हो गई 2 चीज़ें। अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला, रिफंड ऑफ कैपिटल। पहले पैसा किसको वापस मिलेगा? पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा और उसके बाद पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर को आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर। पहले पैसा प्रेफरेंस को, फिर पैसा इक्विटी को। राइट ऑफ डिविडेंड, पहले डिविडेंड इसको मिलेगा, फिर डिविडेंड इसको मिलेगा, हमको पता है। अब फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रेट हो सकता है, पर यहाँ पर कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है। इक्विटी शेयर वालों का कोई भी फिक्स रेट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स रेट होता है। राइट टू वोट खाली इनके पास रहता है, इनके पास कोई राइट टू वोट नहीं रहता। अब समझे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना फायदा क्यों मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले वाइंडिंग अप में पैसा मिल रहा है, पहले डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड भी फिक्स मिल रहा है, तो कुछ तो इसका नुकसान होगा। नुकसान क्या है कि इनके पास राइट टू वोट नहीं होता, यानी कि ये कंपनी में वोट नहीं कर सकते और इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी में वोट कर सकते हैं। रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल, इक्विटी शेयर रिडीमेबल नहीं होते, पर प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आई हो। ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं? एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मेरा 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और ये है 10% प्रेफरेंस शेयर। 100 रुपये का एक शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर।
तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल 2019 में आएगा 10 रुपीज़, 20 में आएगा 10 रुपीज़, 21 में आएगा 10 रुपीज़, यानी कि हर बार 10 रुपीज़ आएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपको हर साल का पे करना है, आपको हर साल का पे करना है। यानी कि अगर आपने 19 में पे नहीं किया, 20 में पे नहीं किया, तो 21 में आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपने 19 में पे नहीं किया, 20 में पे नहीं किया, तो आपको 21 में 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। किसमें? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। पर नॉन क्यूमुलेटिव में आपको खाली प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का पे करना है। अगर आपने पिछला पे नहीं किया तो उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने 19 में 10 रुपीज़ पे नहीं किया, 20 में भी 10 रुपीज़ पे नहीं किया, तो 21 में खाली आपको 10 रुपीज़ ही पे करना है, 30 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर आते हैं कुछ प्रेफरेंस शेयर के पास पार्टिसिपेशन राइट्स होते हैं, कुछ के पास पार्टिसिपेशन राइट नहीं होते। यानी कि कोई प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ों के राइट्स होते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में कोई भी राइट नहीं होता। एक होता है कन्वर्टिबल, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, पर नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिंपल। कुछ प्रेफरेंस शेयर होते हैं रिडीमेबल, कुछ होते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि जिनका पैसा आप वापस दे सकते हो कभी भी। इररिडीमेबल यानी कि जिसका पैसा आप कभी वापस नहीं करोगे। पर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अब कंपनी इशू नहीं कर सकती। रूल्स के हिसाब से अब कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, यानी कि खाली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा मंगाया, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऐसा अमाउंट होता है कि अगर मिनिमम पब्लिक ने उतना पैसा दिया तो ही आप अलॉटमेंट करोगे, नहीं तो आप अलॉटमेंट नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर केस में 90% होता है। यानी कि अगर आपने इनवाइट किया 10 लाख रुपीस और एप्लीकेशन आया 1 लाख का, तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। आपको कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आप अलॉटमेंट कर पाओगे। ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस यानी कि जो भी आप इनविटेशन देते हो पब्लिक को, उसको आप बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें लिखा कि पब्लिक मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, क्या आप मेरे को दोगे? तो इसको मैं बोलूँगा प्रोस्पेक्टस। ठीक है। कैपिटल यानी कि जो भी पैसा कंपनी के ओनर कंपनी में लगा रहे हैं उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और कंपनी के ओनर होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर, यानी कि जिसके पास भी कंपनी के शेयर्स हैं वो हो गए सब कंपनी के शेयर होल्डर, और वही हो गए कंपनी के ओनर, और वही कैपिटल लगाएंगे। कंपनी में जो भी कैपिटल आता है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि कंपनी मैक्सिमम इतना पैसा मंगा सकता है पब्लिक से। कंपनी मैक्सिमम इतना पैसा पब्लिक से मंगा सकता है, जिसको हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट होता है, जब हम कंपनी बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जितना पैसा इसमें लिखा होता है कंपनी मैक्सिमम उतना पैसा मंगा सकती है, उससे ज़्यादा पैसा कंपनी नहीं मंगा सकती। उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज हो सकता है, कुछ रिजोल्यूशन पास करके हम ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है इशूड कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को, उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। फॉर एग्जांपल मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, यानी कि मैं 10 लाख तक का पैसा मंगा सकता हूँ। क्या मेरा इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि इशूड कैपिटल हम पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से कम होगा। फॉर एग्जांपल मेरा इशूड कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि कितना पैसा कंपनी ने मंगाया। फॉर एग्जांपल अभी 5 लाख में से कंपनी ने 2 लाख मंगाया, 5 लाख में से कंपनी ने 2 लाख मंगाया, तो 2 लाख हो गया मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यानी कि ओनर ने कितना पैसा कंपनी को दिया। अब अगर ओनर ने 1.8 लाख दिया तो 1.8 लाख हो जाएगा मेरा पेड अप कैपिटल। इजी। ऑथराइज यानी कि मैक्सिमम कैपिटल। इशू यानी कि कंपनी कितना मंगा रही है। कॉल्ड अप यानी कि कंपनी ने कितना कॉल कर लिया अभी तक, और पेड अप यानी कि मेंबर्स ने कितना पैसा दिया है। फिर आता है रिजर्व कैपिटल, जो हम बचा के रखते हैं कि अगर कंपनी कभी वाइंडिंग अप में चले गई या कुछ हो गया कंपनी को, तो हम रिजर्व कैपिटल का यूज़ कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व यानी कि कई बार हम कोई एसेट बेचते हैं या कोई ऐसा चीज़ बेचते हैं जिससे हमको कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, और कैपिटल रिजर्व को शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं वो। फिर आ गया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कई बार क्या होता है, कंपनी का फेस वैल्यू है 100 रुपये, कंपनी बोलता है कि मेरे शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपये, पर मेरे शेयर की मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरे शेयर की मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस 100 रुपये के शेयर के लिए 125 रुपये लूँगा। तो जो मेरा 25 रुपये है वो हो गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। इसको बोलते हैं शेयर को हमने प्रीमियम में इशू किया, 100 रुपये शेयर को 125 में इशू किया, तो ये हो गया इशूज ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। अब जो ये प्रीमियम है 25 रुपये का, इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है। कहाँ पर इशू कर सकते हैं, या तो फुल्ली पेड बोनस शेयर दे सकते हैं, या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में काम आएगा, या तो बायबैक में काम आएगा। बस इन 5 जगह पर हम इस प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों ये सारा जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल पार्ट अब चालू होगा। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि प्रीमियम को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम असली में कि हमको इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब हम आएंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, वो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फंडिंग। कंपनी कैसे पैसा लेती है, कंपनी कैसे पैसा लेती है। पहले कंपनी जो है वो इनवाइट करती है मेंबर्स को कि आप मेरे को पैसे दो। कंपनी बोलेगी मेरे को 10,000 शेयर्स में 10 रुपये के हिसाब से पैसे चाहिए। कंपनी इनवाइट करेगी, कंपनी इनवाइट करेगी किसको, मेंबर को, कि मेरे को 10,000 शेयर के लिए 10 रुपये के लिए हिसाब से चाहिए। कंपनी बोलेगी इफ यू हैव टू अप्लाई फिल एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2। कंपनी बोलती है मेंबर्स को कि अगर आपको मेरे ऑफर में इंटरेस्ट है, अगर आपको मेरे ऑफर में इंटरेस्ट है तो आप एप्लीकेशन करो मेरे को, और एप्लीकेशन का जो पैसा है वो है ₹2। एप्लीकेशन का जो पैसा है वो है ₹2। तो अगर किसी को 10,000 शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन मनी हो जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है। 10,000 इंटू 2 20,000। इसके बाद कंपनी करेगी अलॉटमेंट।
इसके बाद कंपनी करेगी अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट करेगी, यानी कि अगर किसी ने अप्लाई किया 2 रुपये के एप्लीकेशन मनी के साथ, तो कंपनी करेगी अलॉटमेंट और अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट का पैसा मान के चलो 3 रुपये। तो कंपनी मांगेगी कि भाई साहब अब मैं तेरे को अलॉटमेंट कर रही हूँ, मेंबर तू मेरे को 3 रुपये दे दे, तू मेरे को 3 रुपये दे दे। 3 रुपये दे देगा। ₹3 will be paid by मेंबर। 3 रुपये मेंबर दे देगा। बचा कितना? 5 रुपये। बचा कितना? 5 रुपये। तो ₹5 कंपनी विल मेक कॉल। कंपनी कॉल करेगी कि भाई 5 रुपये दे दो, फिर मेंबर 5 रुपये देगा। ₹5 पेड बाय मेंबर। ये होता है बेसिक कि कंपनी पैसा कैसे मंगाएगी। कंपनी सबसे पहले इनवाइट करेगी 10,000 शेयर को 10 रुपये में। जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेजेगा। कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को सेटल करेगी और अलॉटमेंट करेगी। अलॉटमेंट करने के बाद कंपनी 3 रुपये मंगाएगी। जो मेंबर है वो 3 रुपये देगा। उसके बाद कंपनी को जब ज़रूरत पड़ेगी तब कंपनी आगे का 5 रुपये मंगाएगी और मेंबर फिर 5 रुपये और देगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसीजर। कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ आया? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर अलॉटमेंट मनी मांगा जाता है, फिर अलॉटमेंट मनी मेंबर देता है, फिर कॉल मांगा जाता है, फिर कॉल का पैसा मेंबर देता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो, प्रोसेस को मैं साइड में खोल के रखा हूं ताकि मैं आपको साथ में समझा पाऊं। सबसे पहला क्या होगा? एप्लीकेशन आएगा। सबसे पहला क्या होगा? एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन आएगा तो अपने को कंपनी के अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। ये तो सिंपल है कि अपने को कंपनी के अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। तो पहले पैसा आ रहा है 2 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2 रुपये से, यानी कि 2 × 10,000। और बैंक उस पैसे को डाल रही है शेयर एप्लीकेशन में। टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री हो गई। बैंक में पैसा आया 2 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने ले लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है शेयर एप्लीकेशन का पैसा ले लिया है। उसके बाद क्या करना है? कंपनी विल अलॉट। दिख रहा है, कंपनी अलॉट करेगी। तो कंपनी जब अलॉट करेगी तो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो देखो, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ था? क्रेडिट। अब उसको कर देंगे डेबिट। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब शेयर अलॉट होंगे तब। समझ आया? और ये एंट्री का अमाउंट होगा 2 × 10,000। समझ आया आपको? इजी है। पहले कंपनी ने पैसा लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर कंपनी ने शेयर को अलॉट किया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी, पर किसी बंदे को 12,000 शेयर चाहिए थे, तो उसने 12,000 के हिसाब से अप्लाई कर दिया। या फिर कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी, अब कंपनी तो पब्लिक में भेजा। पब्लिक से तो कितना भी एप्लीकेशन मनी आ सकता है ना। इंडिया में कितने 125 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में। तो इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो
10,000 शेयर से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा आएगा कंपनी उस पैसे को वापस दे देगी। जितना ज़्यादा पैसा आएगा कंपनी उस पैसे को वापस दे देगी। कंपनी को जितना पैसा चाहिए होगा कंपनी उतना ही पैसा रखेगी। तो कंपनी जब पैसा वापस देगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के साथ पैसा आया था, अब वो जा रहा है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर द मनी रिफंडेड, फॉर द मनी रिफंडेड, फॉर द मनी रिफंडेड। समझ आया? जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो कंपनी रिफंड कर देगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब फॉर एग्जांपल 12,000 शेयर के लिए पैसा आया था, फॉर एग्जांपल 12,000 शेयर के लिए पैसा आया था, हमको 10,000 देने थे, तो हमने 10,000 डाल दिए शेयर कैपिटल में और बाकी के 2,000 डाल देंगे हम बैंक में, बाकी के 2,000 हम डाल देंगे बैंक में। तो 2 × 2,000। समझ आया? समझ आया आपको? तो ये होता है शेयर एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा मैंने बताया था, कंपनी अलॉट कर देगी, उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगाएगी। देखो इस साइड देखो, दिख रहा है ये अलॉटमेंट 3 रुपये का कंपनी मंगा रही है, कंपनी 3 रुपये का अलॉटमेंट मंगा रही है, दिख रहा है। तो कंपनी जब अलॉटमेंट मंगाएगी तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, अब हम वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहले कंपनी क्या करेगी, पहले कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी कंपनी अलॉटमेंट का पैसा। तो कंपनी अलॉटमेंट का पैसा पहले मंगाएगी। देखो शेयर कैपिटल में पहले पैसा आ रहा था, उसके बाद ट्रांसफ़र कर रहे थे। अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से तो पहले पैसा आ रहा था, उसके बाद पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे थे, राइट। लेकिन अलॉटमेंट में पहले पैसा ट्रांसफ़र होता है, पहले कंपनी पैसा मंगा लेती है, पहले कंपनी पैसा मंगा लेती है। तो जो भी अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री होगी। 3 रुपये अमाउंट ड्यू मैंने लिखा है, अलॉटमेंट का 3 रुपये, देखो राइट साइड में अलॉटमेंट का 3 रुपये। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि हमारा कैपिटल बढ़ रहा है। अब हमारा कैपिटल 3 रुपये से बढ़ जाएगा, 3 × 10,000। हमारा कैपिटल 3 रुपये से बढ़ जाएगा, तो हमने 3 रुपये से कैपिटल को बढ़ा दिया और पूरा पैसा डाल दिया शेयर अलॉटमेंट में। यानी कि अलॉटमेंट, हम अब अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हैं। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हैं तो पैसा आने वाला है फ्यूचर में, तो पैसा आने वाला है तो वो मेरे लिए एसेट है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3 रुपये देंगे इन लोग, 3 रुपये देंगे तो पैसा आएगा। तो जब भी पैसा आएगा तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ मनी, लिखा हुआ है। जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे। अब एक एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है। फॉर एग्जांपल कई बार शेयर्स में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो शेयर के पैसे को, एप्लीकेशन के पैसे को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तब, जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तब एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नॉर्मल पैसा आया, जितना पैसा बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जो 2 और 4 जनरल एंट्री है उसको आप कंबाइन कर सकते हो, पर कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हम अकाउंट बनाते हैं। कई बार हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट एक साथ बनाते हैं। तो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ कर देंगे और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफ़र भी शेयर कैपिटल में एक साथ कर देंगे। यानी कि ऊपर जो 2 एंट्री की उसको हमने कंबाइन कर दिया। जब क्वेश्चन में ऐसा बोला है तभी आपको करना है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री अलग अलग पास करनी है। ठीक है। अगर कोई पैसा वापस रिफंड करना है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इजी है। ठीक है, अगर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गया यहाँ पर कहानी खत्म। अब आएगा अगर कंपनी कॉल करती है, देखो मैंने आपको बताया था कंपनी 5 रुपए का कॉल करेगी, बताया था कि नहीं बताया था? देखो ये देखो, ₹5 कंपनी विल मेक कॉल और उसके बाद 5 रुपये मेंबर देगा। कंपनी 5 रुपये मंगाएगी और उसके बाद 5 रुपये मेंबर देगा। तो कंपनी मंगाएगी तो पहले कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी पैसा। तो ये देखो, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? 5 × 10,000। ठीक है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 × 10,000। फिर जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इजी इजी, ठीक है, इजी। उसके बाद हम आएंगे कॉल इन अरियर्स में। कॉल इन अरियर्स का मतलब है जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला उसको हम बोलेंगे कॉल इन अरियर्स। जो पैसा नहीं मिला उसको हम बोलेंगे कॉल इन अरियर्स। फॉर एग्जांपल, अभी के क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेशन में कंपनी ने 2 मंगाया, अलॉटमेंट में कंपनी ने 3 मंगाया और कॉल में कंपनी ने 5 मंगाया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000। इतना तो आपको समझ आया होगा जो हमने क्वेश्चन अभी किया। अब कॉल इन अरियर का मतलब कई बार हो सकता है कि 10,000 शेयर में से 1,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, 10,000 शेयर में से 1,000 शेयर में पैसा नहीं दिया। ये जो 5 रुपये है ये नहीं दिया, ये जो 5 रुपये इन्होंने नहीं दिया, कितनों ने नहीं दिया? 1,000 शेयर्स नॉट रिसीव्ड, यानी कि 1,000 शेयर का हमको 5 रुपये नहीं मिला। तो हम क्या एंट्री मारेंगे? कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का नहीं दिया तो सेकंड कॉल। सिंपल है। फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का नहीं दिया तो टू सेकंड कॉल। अमाउंट कितना आएगा? 5 × 1,000। सिंपल। कॉल इन अरियर डेबिट होता है कब? जब कॉल का पैसा ना मिला हो तब। याद रखना, कॉल इन अरियर डेबिट होता है तब जब कॉल का पैसा ना मिला हो तब। फिर मान के चलो बाद में पैसा मिल गया, ये जो 5 × 1,000 है, पहले नहीं मिल रहा था तो हम कॉल इन अरियर में डाल दिए थे। फिर अगर बाद में मिलेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ लेंगे, बाद में मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ लेंगे। बोलेंगे भाई हमने पहले तेरे से मांगा था, तू नहीं दे पाया और अब तो दे रहा है, ठीक है दे दे, पर इंटरेस्ट के साथ देना। तो इंटरेस्ट इनकम हो गई कंपनी की, कंपनी की इनकम हो गई ना इंटरेस्ट। तो अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर का पैसा आ रहा है तो कॉल इन अरियर क्रेडिट, और इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, पर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी बोल रहा है तो आपको इंटरेस्ट को भी क्रेडिट करना है। यानी कि पहले अगर कॉल इन अरियर हुआ और उसके बाद पैसा आया कॉल इन अरियर का तो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब जब पैसा आएगा तब तक बैंक अकाउंट डेबिट तो होना ही है, और जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होना ही है। इसके बाद एक हेडिंग है कॉल इन एडवांस। कई बार क्या होता है किसी बंदे ने इस अलॉटमेंट के 3 रुपए के साथ कॉल का 5 रुपए भी दे दिया। राम ने 8 रुपए दे दिया अलॉटमेंट में, बोलता है मैं कॉल में पैसा नहीं दूंगा, मैं अलॉटमेंट में 8 रुपए दे दे रहा हूँ। तो ये हो गया कॉल इन एडवांस। तो जब भी कॉल इन एडवांस का पैसा मिलेगा तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, और जब उसको सेटल करेंगे तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट। जिस कॉल का पैसा है उस कॉल में उसको डाल देंगे। कौन सी डेट को? जिस डेट को उसको मंगाएंगे तब। जब मिलेगा तब नहीं डालना है, जब मिलेगा तब ये वाली एंट्री मारनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। जिस डेट को हम और बाकी लोगों से मंगा रहे हैं उस डेट को हम इसको ट्रांसफ़र
कर देंगे। और उसके बाद अगर इसको इंटरेस्ट देना होगा तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर इंटरेस्ट देना होगा तो। इंटरेस्ट को ड्यू रखना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर, और फिर पे करना है तो सन्ड्री शेयर होल्डर टू बैंक। यानी कि ये जो डायरेक्ट एंट्री है फर्स्ट वाली, ये डायरेक्ट एंट्री है और ये इनडायरेक्ट एंट्री है। इनडायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट पेमेंट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पहले ड्यू करना है तो पहले शेयर होल्डर के अकाउंट में डालो, फिर शेयर होल्डर के अकाउंट से बैंक में डालो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज कवर हो गई। कौन सी एंट्रीज? नॉर्मल एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, एप्लीकेशन को वापस देने की एंट्री, कॉल की एंट्री, कॉल इन अरियर की एंट्री और कॉल इन एडवांस की एंट्री। ये सारी एंट्री हमारी यहाँ पर कवर हो चुकी है। इसके बाद हम आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद हम आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के तीन अल्टरनेटिव है। फिर हम आएंगे अंडर सब्सक्रिप्शन में, फिर देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन को कैसे करना है। फिर आएंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, फिर आएंगे फोरफीचर में और फिर आएंगे री इशू में। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं? अभी हम पहुँचे हैं आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में। कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम ओवर सब्सक्रिप्शन में पहुँचे हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से जो आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर, री इशू, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगले वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो। लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ समझ आया तो लाइक करिए। कमेंट करिए अगर आपका कोई भी डाउट है, पर कमेंट डिटेल में करिएगा ताकि मैं आपके डाउट को समझ पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ।